हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। ये वीडियो हमारे ईपीआर वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें हम ईपीआर टारगेट्स फॉर प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो सीरीज में हमने ये देखा कि कौन से कंपनीज को ईपीआर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। पार्ट 2 में हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इन डिटेल में डिस्कस किया, लाइक व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, व्हाट इज द फीस, व्हाट इज द टाइम फ्रेम एक्सेट्रा। सो अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसे चेक करिए। सो ये जो थर्ड वीडियो है ऑफ द ईपीआर वीडियो सीरीज, इट टॉक्स अबाउट द ईपीआर टारगेट्स फॉर प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स कि ये टारगेट कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कितने टाइप के टारगेट्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू फुलफिल दोज टारगेट्स, एंड एंड में अगर ये टारगेट्स आप सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं कर पाते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है फॉर ऑल योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नीड्स। वीडियो में आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि एफ्लियो डीजीएफटी एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड हम फ्रेट फॉरवर्डिंग में भी स्पेशलाइजेशन हमने हमारी क्रिएट की है। Also, we are dealing into buying and selling of RODTEP, ROSTEL and DFI licenses. हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से उनके शिपमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने में उनकी हेल्प की है, और साथ ही साथ हमने उनको DGFT, कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ों में उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर डिटेल्स, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। ईपीआर टारगेट्स को समझने के लिए पहले प्लास्टिक वेस्ट का फ्लो समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये समझना ज़रूरी है कि प्लास्टिक पैकेजिंग कहाँ से जनरेट होना स्टार्ट होता है एंड कहाँ जाके वो प्लास्टिक वेस्ट का फॉर्म ले लेता है। जनरली प्लास्टिक पैकेजिंग को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाले दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर एंड सेकंड इज इंपोर्टर। प्रोड्यूसर मतलब वो सारी कंपनीज जो प्लास्टिक पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग के सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, एंड इंपोर्टर्स मतलब वो सारी कंपनीज जो प्लास्टिक पैकेजिंग डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं या फिर उनके गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग वो यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर्स एंड इंपोर्टर्स जो प्लास्टिक पैकेजिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो उनको जनरली किसी ब्रांड ओनर को वो सेल कर देते हैं, एंड ब्रांड ओनर फिर वो किसी नॉर्मल कंज्यूमर को वो सेल कर देते हैं, जैसे कि हम। हम जैसे कंज्यूमर्स का वो प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज़ ख़त्म होते ही हम उस पैकेजिंग को कहीं पे डंप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो चिप्स का पैकेट खरीदते हैं मार्केट से, उस चिप्स के पैकेट का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी प्रोड्यूसर ने किया होगा एंड फिर उसे ब्रांड ओनर को सेल कर दिया होगा। हम वो चिप्स का पैकेट जो है वो ब्रांड ओनर से खरीदते हैं, एंड जैसे ही चिप्स ख़त्म होते ही हम उसका पैकेजिंग जो है वो उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर कहीं और हम उसे डंप कर देते हैं। ये सारा प्लास्टिक जो है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, वो रिकलेक्ट एंड रिसाइकल नहीं हो पाता, विच हार्म्स द एनवायरनमेंट। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे के सेक्शंस में ईपीआर टारगेट्स कैसे डिफाइन होते हैं फॉर प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, उसे हम समझेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं कि हाउ इज ईपीआर टारगेट फॉर अ प्रोड्यूसर कैलकुलेटेड। द फॉर्मूला गिवन टू कैलकुलेट द ईपीआर टारगेट इज A plus B minus C। यहाँ पर A is the average weight of plastic packaging material category wise sold in the last 2 financial years. B is the average quantity of pre-consumer plastic waste generated in the last 2 financial years. In the image आप देख सकते हैं the definition of pre-consumer plastic waste, which is self-explanatory. C here is very important, and it is the annual quantity supplied to registered brand owners or registered producers in the previous financial year. It means that producers को सिर्फ उतना ही प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी या टारगेट मिलता है जितना उन्होंने एवरेज लास्ट 2 ईयर्स में सेल किया है, माइनस जो उन्होंने रजिस्टर्ड ब्रांड ओनर्स या रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेल किया है।
इट मीन्स प्रोड्यूसर्स जो आगे सेल कर देते हैं उसकी लायबिलिटी उनकी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स कैन पास ऑन देयर लायबिलिटीज टू ए रजिस्टर्ड ब्रांड ओनर और अ रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर। इमेज में आप देख सकते हैं what is the formula for calculation of EPR targets for importers under the plastic waste management rules. The formula to determine the target is A plus B minus C. यहाँ पर A is the average weight of plastic packaging material and or plastic packaging of imported products category wise imported and sold in the last 2 financial years. B is the average quantity of pre-consumer plastic waste in the last 2 financial years. C here is very important, which is the annual quantity supplied to registered brand owners. So, in case of importers also, liability जो है वो किसी registered brand owner को transfer हो सकती है in the form of C, जो हमारे total liability में से minus हो जाता है। Please note here that ये जो targets हैं that are to be fulfilled in metric tons and category wise for each financial year while filing the annual report. Unlike producers and importers, the formula for calculating the EPR target for brand owners under plastic waste management rules is A plus B. यहाँ पर A is the average weight of virgin plastic material category wise purchased and introduced in the market in the last 2 financial years. B is the average quantity of pre-consumer plastic packaging in the last 2 financial years. जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया था कि ब्रांड ओनर्स के बाद जो प्लास्टिक पैकेजिंग है वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास चला जाता है, दैट इज नॉर्मल पब्लिक के पास, एंड नॉर्मल पब्लिक को हम कोई लायबिलिटी नहीं दे सकते, इसीलिए ब्रांड ओनर्स की कोई भी लायबिलिटी आगे पास ऑन नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स जो टोटल क्वांटिटी निकल के आता है आफ्टर ए प्लस बी, उस क्वांटिटी को ब्रांड ओनर्स को कैटेगरी वाइज उसे एनुअली रिसाइकल कराना है एंड दे हैव टू प्रोक्योर द रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट्स बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिपोर्ट। इमेज में आप एक टेबल देख सकते हैं विच गिव्स यू अ ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ ईपीआर टारगेट्स फॉर प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। यहाँ पर एक मेन हाईलाइट ये नोट करने जैसी है कि द ऑब्लिगेशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू रजिस्टर्ड PIBOs इन केस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड इंपोर्टर्स ओनली। ब्रांड ओनर्स अपना ऑब्लिगेशन आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ईपीआर टारगेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको ठीक से नहीं समझते या किसी प्रोविजन का आप प्रॉपरली यूज़ नहीं करते तो आपका ईपीआर टारगेट हायर सेट हो सकता है एंड फिर उस हाई ईपीआर टारगेट को फुलफिल करने में आप डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि ईपीआर टारगेट्स क्या है, वो तो डिफाइन हो गया, लेकिन अब इस टारगेट्स को एक्चुअली फुलफिल कैसे करना है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप बैकग्राउंड में एक इमेज देख सकते हैं जो ये आपको दिखाता है कि ऑनलाइन CPCB पोर्टल पे ये टारगेट्स एक्चुअली दिखते कैसे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो टारगेट्स हैं वो कैटेगरी वाइज डिफाइन होते हैं, दैट इज कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4, एंड आपको इन्हें फुलफिल भी कैटेगरी वाइज ही करना है। अब इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए देयर आर मेनी वेज। द फर्स्ट इज कि आप खुद उतना प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करें जितना टारगेट आपको दिया गया है एंड यू गिव इट टू अ रजिस्टर्ड प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर, दैट इज PWP, and in exchange of that plastic waste the PWP will give you recycling certificates of that much quantity. The second option is कि आप एक registered PWP को directly contact करें and in exchange of an amount आप उतने recycling certificates of that much quantity आप buy कर लें। The third option is कि you can also procure these certificates from local gram panchayats and municipal bodies. अनदर ऑप्शन ये है कि आप ये सर्टिफिकेट्स को किसी दूसरे रजिस्टर्ड PIBO से भी प्रोक्योर कर सकते हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल है। सो ये सारे प्रोसीजर्स जैसे कि ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, बाई, सेल ऑफ क्रेडिट्स, सर्टिफिकेट्स happens on the online CPCB portal and it should be recorded in it. As per the polluter pays principle, CPCB एक environmental compensation
यानी कि ईसी लेवी करेगी उन सारे पीआईबीओस पे जो अपना टारगेट टाइमली मैनर में फुलफिल नहीं कर पाती। ये एक टाइप की पेनल्टी होगी। ईसी कितना लगेगा इसकी गाइडलाइन सीपीसीबी इशू करेगी। आपने अगर ईसी भर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अनफुलफिल्ड टारगेट पूरा नहीं करना है। आपका जो अनफुलफिल्ड टारगेट है दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगर बैलेंस टारगेट आपने एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फुलफिल कर दिया तो आपने जितना ईसी भरा है उसका आपको 75% रिटर्न रिफंड मिल जाएगा। अगर आपने बैलेंस टारगेट 2 साल के बाद कंप्लीट किया तो 60% ईसी रिफंड मिलेगा, एंड अगर आपने 3 साल के बाद कंप्लीट किया तो 40% ईसी रिफंड मिलेगा। अगर आपने बैलेंस 3 साल के बाद कंप्लीट किया है देन आपकी सारी ईसी की अमाउंट फोरफिट हो जाएगी। We at Affleo Group are India's #1 consultants for EPR registration and compliances for plastic waste, e-waste, batteries waste, and waste tires. We can help you in each step of your EPR journey, right from registration to fulfillment of annual EPR liability, EPR portal management, easy access to credits, certificates with our vast network of plastic waste processors, PWPs, legal support for EPR notices, etc. So please get in touch with us for any of your requirements and our team would be happy to help you. We are currently serving more than 500 plus clients with respect to their EPR compliances who are either producers, importers and brand owners. So अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe to our channel for more regular updates. Thanks a lot.